फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नेक्स्ट वी आर डूइंग ओनली दोज क्वेश्चन जो कि 2025 दिसंबर में आए हैं और जो रिपीट होते हैं तो आसपास के एरियाज़ को कवर करेंगे. हाँ, नेक्स्ट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग की उस पर बात करता है. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द बिजनेस कॉन्सेप्ट, देन आप लोग आंसर करिएगा कि इसका आंसर कैसे करना है. सो नाउ वी विल कंप्लीट द कॉन्सेप्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बात करता है हमेशा कि जो बिजनेस और जो ऑनर है वो दोनों डिफरेंट है, और इसी की वजह से हम लाइबिलिटी, कैपिटल को लाइबिलिटी मानते हैं और कैपिटल को हमेशा लाइबिलिटी की साइड लिखते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई है उसको हमें वापस देनी है. ठीक है. सो इसलिए बिजनेस एंटिटी कहता है कि ऑनर और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. सो मनी मेजरमेंट ये कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड. समझे? मतलब कि जो चीज़ें मनी के नंबर्स में आप नहीं लिख सकते हो उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. जैसे कि एम्प्लॉय की लॉयल्टी है. सो एम्प्लॉय की लॉयल्टी किसी पैसे में आप नहीं तोल सकते तो उसको नहीं लिखोगे. सो ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी रिटर्न इन नंबर फॉर्म्स इन मनी फॉर्म शुड बी रिटर्न इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. देन गोइंग कंसर्न ये कहता है द बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू ऑपरेशंस फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर. मतलब कि कोई एंड ही नहीं है, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कहता है असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे, वही गोइंग कंसर्न वाली चीज़ कि जो कॉस्ट है, जैसे कि आपने लैंड खरीदी 10 लाख पे, तो वो जो रिकॉर्ड होगी वो 10 लाख पे ही रिकॉर्ड होगी इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू राइजेस टू द 20 lakhs. सो कॉस्ट हमेशा कहती है एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट प्राइस और द हिस्टोरिकल वैल्यू. नेक्स्ट इज डुअल कॉन्सेप्ट. सो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ द टू कॉन्सेप्ट और टू एस्पेक्ट्स. मीन्स व्हाट? asset is equals to liability plus capital. We have debit is equals to credit. कैसे? गुड्स खरीदा आपने, गुड्स इंक्रीजेस, बट गुड्स खरीदने के लिए जो कैश दिया सो कैश डिक्रीजेस. सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ द डुअल एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट बोथ. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. क्या कहता है ये? बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक पीरियड्स फॉर रिपोर्टिंग. अंडरस्टूड? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एनुअली ऑल्सो, क्वार्टरली ऑल्सो. सो आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है. सो अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इट इज़ जनरली 1 year. जनरली हम लेके चलते 1 year, अप्रैल टू मार्च ईदर और जनवरी टू दिसंबर. नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट. मैचिंग मतलब क्या हुआ? मैचिंग मतलब क्या? मैच करना. सो आपके जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से मैच करने चाहिए. एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड आर टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज रिलेटिंग टू द पीरियड. एग्जाम्पल दूंगी, बिना उसके समझ नहीं आएगा. सेल्स कमीशन जो है आपका इस साल का फॉर दिस ईयर सेल शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम देयर ईयर्स इनकम. समझे? जो सेल कमीशन है इस साल का वो चार्ज होना चाहिए टू दिस ईयर्स इनकम ओनली. आप पिछले साल की या अगले साल की इनकम से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज़ नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन समझे? जब आपको रियलाइज़ होता है, किसी गलती पर रियलाइज़ होता है ना, सॉरी बोलने पर रियलाइजेशन की बात होती है, आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है रियलाइज़ होना चाहिए आपको. सो दिस इज़ काइंड ऑफ सेम. जस्ट एन एग्जाम्पल, रेवेन्यू जो है जब रिकॉग्नाइज हुआ मीन्स व्हेन अर्नड. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड, नॉट नेसेसरीली व्हेन कैश इज रिसीव्ड. एग्जाम्पल से समझो कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पे दिए, पैसा तो नहीं आया ना, तो उसको इमिजिएटली आपको रिकॉर्ड करना है. ठीक है? वेदर द कैश रिसीव्ड और नॉट, रियलाइजेशन पे आपको रिकॉर्ड करना है. सो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड. ठीक है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, सो दिस इज अक्रूड इनकम बट वी राइट दैट इनकम ना, सो दिस इज नोन एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ओके? सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, नॉट नेसेसरीली व्हेन कैश इज रिसीव्ड. ठीक है? वही बात होगी ना कि सॉरी अगर आपको फील हो रहा है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है बोलना. सेम थिंग. ऑब्जेक्टिव एविडेंस की बात करते हैं. सो एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव अ सपोर्टिंग एविडेंस. मीन्स द वाउचर वी टॉक अबाउट, है ना?
ऑब्जेक्टिव एविडेंस मतलब कि कैसे आपने रिसीट्स जो होती है अपनी, वो सब ऑब्जेक्टिव एविडेंस होती है. सो एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव अ सपोर्टिंग एविडेंस. नेक्स्ट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर regardless of cash flow. Same thing. So transaction is recorded when it is entered into and not when the settlement takes place. It is वही सेम बात जो अपन ने ऊपर करी थी कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो रिकॉर्ड कर दी जाती है इवन इफ़ इट इज़ नॉट येट पेड. आपने अभी तक नहीं दिया है फिर भी हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखते हैं. एडवांस हमें रिसीव हुआ है, भले ही काम नहीं हुआ फिर भी हम उसको लिखते हैं. सो एडवांस इज़ आर लाइबिलिटी. सो दिस इज़ नोन एज एक्रूवल कॉन्सेप्ट कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर रिगार्डलेस ऑफ द कैश फ्लो. नेक्स्ट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कहता है कि जैसे आप कंसिस्टेंसी पढ़ाई में लेके चलते हो कि आपको सुबह 10 बजे उठ के पढ़ना है, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना है, 4 बजे उठ के पढ़ना है. द सेम थिंग वी टॉक इन अकाउंटेंसी ऑल्सो कि एग्जाम्पल आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो दो तरीके से लगता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड. सो आपने जिससे लगाया है वही मेथड आपको ईयर टू ईयर फॉलो करना है. दो वी कैन चेंज इट बट generally we assume that we should follow the consistency. Next, full disclosure. full disclosure कहता है accounts must disclose full and fair information. मतलब जितने भी important information है should be disclosed in financial statement. ये जो है ये contradict करता है the first one जो कि हमने materiality की बात की थी, शायद नीचे आया है materiality concept. हाँ, ये दोनों जो है साथ में चलते हैं, इसको समझना अच्छे से कि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन. मतलब कि जितने भी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ होती है शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स, ठीक है. बट मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझो. मटीरियलिटी कहता है कि ओनली मटीरियल थिंग्स, मतलब ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड अफेक्ट डिसीजन एंड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. मतलब कि जैसे कि आपने कैलकुलेटर खरीदा जो कि 200 रुपये का है, सो मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस रादर देन अ फिक्स्ड असेट. So this is a significant thing. So relatively important and significant monetary items are to be recorded. और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो. जैसे आपने 200 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा, पेन खरीदा, तो इन सबको मिला के एक चीज़ हम लिख देते हैं कि स्टेशनरी आइटम हमने खरीदा है. सो दिस इज़ नोन एज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. पर वहीं आप कोई मशीन खरीद रहे हो जो कि 2 लाख की है या फिर कुछ कोई चीज़ ऐसी ले लिया आपने, ट्रैक्टर ले लिया जो कि 4 लाख का है, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. बट इन मटीरियलिटी वी अज्यूम दैट कुछ चीज़ें जो सेम लाइन में आती है उसको एक साथ रिकॉर्ड कर लो, ना कि उनको अलग अलग लिखो, ठीक है. फुल डिस्क्लोजर हो गया मटीरियलिटी. देन कंजर्वेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. कंजर्वेटिज्म सेज दैट हाउ टू कंजर्व योर सेल्फ. कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, वी से दिस मीन्स वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ओनली द पर्सपेक्टिव लॉसेस एंड नॉट द पर्सपेक्टिव इनकम्स शुड बी कंसिडर्ड. समझे इसका मतलब कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है. एग्जांपल, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. हम लिखते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई बंदा आपसे डेट लेके गया है और वो नहीं देता है तो उसका प्रोविज़न हम पहले से ही बना के चलते हैं कि कोई फ्यूचर लॉस होगा तो हम इस प्रोविज़न से कवर कर लेंगे. सो इसकी मेमोरी लाइन आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस नॉट फॉर द गेन्स. तो हम सारे लॉस तो लिखेंगे पर गेन लिखना ज़रूरी नहीं है. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट वी रीड. एंड इसके अंदर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि फंडामेंटल अजम्पशन वो डायरेक्टली पूछ लेता है तो वो 3 ही है और उसको हम एक नेमोनिक से याद करते हैं, दैट इज़ कैग. C मतलब कंसिस्टेंसी, A मीन्स अक्रूवल एंड G मीन्स गोइंग कंसर्न. सो इसको याद रखना कि अगर वो पूछता है कि आपको ये बताना है फंडामेंटल अजम्पशन. द सेम क्वेश्चन अभी स्कूल लेक्चरर में पूछा है RPSC के अंदर कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 अगर आपको याद रहे कैग से, तो जो तीसरा होगा जैसे कि बिजनेस एंटिटी बोल दिया उसने, मटीरियलिटी बोल दिया, तो वो आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है. सो अब अपन आंसर करेंगे क्वेश्चन का. सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द थिंग. सो पहली चीज़ आ रही है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. क्या याद किया था हमने कि हम प्रोविजन बना रहे हैं बैड और डाउटफुल डेट से, तो मतलब कि कंजर्व कर रहे हैं. सो दिस शुड बी मैच टू 4. सो कहाँ हो रहा है, इन दोनों में तो नहीं हो रहा है. सो द आंसर शुड बी 2 और 3. देन एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच एसोसिएटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. हम समझते हैं कि चलो हमें ये चीज़ अभी नहीं पता, ठीक है. एक बार को चलेंगे. एसेट्स आर नॉट शोन एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू. तो हमने ये बात कही थी कि हमेशा हमें एसेट्स को हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो करना चाहिए. तो क्यों हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो करना चाहिए? बिकॉज वी अज्यूम
दैट द फर्म विल रन फॉर इटर्नल और वी कैन से ईयर टू ईयर, कभी बंद नहीं होगी. सो इटर्नल टाइम पीरियड. सो सी का 2 हो गया. तो सी का 2 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है. सो आंसर इज दिस. ईजी. भले ही आपको सारी चीज़ें नहीं पता, स्टिल यू कैन आंसर दिस. बी का 3 हो गया. तो एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच एसोसिएटेड. हाँ, तो हमने बात की थी ना, जहाँ पे आपको जो एक्सपेंस इस साल का है वही इनकम इस साल की होनी चाहिए. मतलब पिछले या अगले साल की नहीं ले सकते हो आप. बोथ शुड बी ऑफ द सेम पीरियड. दिस इज़ नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट. एंड द लास्ट वन इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल. तो अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा तो 2 टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट परचेज गुडविल जिसका पैसा आता जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जिसका पैसा आया उसी को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फ जनरेटेड को यानी कि इंटरनली को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ईजी. 2 क्वेश्चन हो गए और ये इजीली आपको 4 नंबर दे के जाएंगे.